हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म इनकरेज एडू। आज हमें 21 दिसंबर 2021 के सीटेट पेपर 1 के बारे में बात करेंगे। जिन स्टूडेंट की ज़बान 2 उर्दू थी उसको आज हम सॉल्व कर रहे हैं। ये 21/12/2021 का पेपर है, सीटेट का पेपर 1। क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक ज़बान 2 उर्दू के सवाल हैं। तो चलिए पहले हम सवालनामे में लिखी हुई इबारत को पढ़ लेते हैं और इसे इबारत से सवालात को हल करेंगे। एक मर्तबा झूरी ने दोनों बैलों को चंद दिनों के लिए अपने ससुराल भेजे। बैलों को क्या मालूम था कि वो क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया। शाम के वक्त दोनों बैल नए गांव जा पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, दोनों का दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपने घर समझा था वो उनसे छूट गया था। जब गांव में सूना पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर रस्से तुड़ा लिए और घर की तरफ चले। झूरी ने सुबह उठकर देखा तो दोनों बैल चरनी पर खड़े थे। झूरी उनको देखकर मोहब्बत से बावला हो गया और दौड़कर उनके गले से लिपट गया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका खैर मकदम करने लगे। झूरी की बीवी ने बैलों को दरवाजे पर देखा तो जल उठी। बोली, कितने नमक हराम बैल हैं, एक दिन भी वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पे ये इल्ज़ाम बर्दाश्त न कर सका। बोला, नमक हराम क्यों है, चारा न दिया होगा तो क्या करते। दूसरे दिन झूरी का साला, जिसका नाम गया था, झूरी के घर आया और बैलों को दोबारा ले गया। शाम को घर पहुंचकर गया ने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और फिर वही खुश्क भूसा डाल दिया। सवाल नंबर 121 है, झूरी ने अपने बैल कहाँ भेजे। ऑप्शन नंबर 1 जंगल में, ऑप्शन नंबर 2 ससुराल में, ऑप्शन नंबर 3 कांजी हाउस में या ऑप्शन नंबर 4 खेत में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, ससुराल में। सवाल नंबर 122 है, गया के घर भेजे जाने पर बैलों ने क्या समझा। मालिक ने उन्हें बेच दिया या मालिक ने नाराज़ होकर भेजा, मालिक ने उन्हें सज़ा दी है या मालिक ने सैर व तफरीह के लिए भेजा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, मालिक ने उन्हें बेच दिया है। सवाल नंबर 123 है, दोनों बैल किस वक्त रस्सी तुराकर घर की तरफ चले। जब घर वाले सोने चले गए, रात को जब गांव में सूना पड़ गया, या सुबह के वक्त जब सब उठ गए, या शाम के वक्त जब अंधेरा छाने लगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है, रात को जब गांव में सूना पड़ गया। सवाल नंबर 124, बैलों को देखकर झूरी ने उनके साथ क्या किया। उनको चारा खाने को दिया, उनको बुरा भला कहने लगे, दौड़कर उनके गले से लिपट गया या उनको देखकर डंडा लेकर दौड़ा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, वो दौड़कर उनके गले से लिपट गया। सवाल नंबर 125, झूरी ने बीवी को चिढ़ाते हुए बैलों से मुतल्लिक क्या कहा। देखभाल की जाती तो क्यों भागते, चारा मिलता तो क्यों भागते, मोहब्बत मिलती तो क्यों भागते, या आराम मिलता तो क्यों भागते। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, चारा मिलता तो क्यों भागते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, झूरी का साला जब उन्हें दोबारा ले गया तो उसने बैलों के साथ क्या किया। दोनों को अलग अलग बांध दिया, दोनों को बहुत चारा दिया, या दोनों को खूब प्यार किया, या दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया। अगला सवाल है सवाल नंबर 127, गांव का मुतजाद है शहर, देहात, ज़िला या कस्बा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, गांव का उल्टा होता है शहर। सवाल नंबर 128 है, गरीब की जमा है अगरबा, गरीबों, गुरबाओं या गुरबैन। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, गरीबों। यहाँ दूसरी इबारत दी गई है, हम उस इबारत को पढ़ेंगे और उसी से सवालात को हल करेंगे। पहले हम इबारत का मुताला कर लेते हैं। आधा तीतर का अगर कभी किसी इंसान या ऐसे जानवर से सामना हो जाए जिससे बच्चों को खतरा हो तो वो मुंह से एक तेज सीटी की आवाज़ निकालती है। ये दरअसल खतरे की घंटी होती है जिसे सुनकर बच्चे जहाँ हों उस जगह से 1 इंच भी हिले बगैर एकदम ज़मीन से चिपक कर अपने आप को छुपा लेते हैं। उसके बाद मादा तितर बच्चों को वहीं छोड़कर उस जगह से हटना शुरू कर देती है। वो वहाँ से उड़ती नहीं है, न ही तेज़ी से भागती है, बल्कि इस तरह जाहिर करती है जैसे कमज़ोर और चोट खाई हुई है। वो अपना बाजू लटकाकर दुश्मन को ये बावर कराने की कोशिश करती है कि वो ज़ख्मी है, उड़ नहीं सकती। इस तरह जब दुश्मन को अपने पीछे लगाए लगाए बच्चों की जगह से काफ़ी दूर ले आती है तो फिर अचानक फुर से उड़कर दूर चली जाती है।
हमने इबारत का मुताला किया है, अब सवालात को देखते हैं। सवाल नंबर 129 है, मादा तीतर सीटी की आवाज़ कब निकालती है? जब उसके बच्चों को ख़तरा हो, जब उसको शिकारी दिखाई दे, जब वो तकलीफ़ में होती है, या जब वो दुश्मनों में घिर जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, जब उसके बच्चों को ख़तरा हो। अगला सवाल है सवाल नंबर 130, तीतर के बच्चे सीटी की आवाज़ सुनकर क्या करते हैं? वो झाड़ियों में खामोश खड़े हो जाते हैं, वो ज़मीन से चिपक कर अपने आप को छुपा लेते हैं, वो भागना शुरू कर देते हैं, या वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, वो ज़मीन से चिपक कर अपने आप को छुपा लेते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 131, मादा तीतर बच्चों को छोड़कर क्या करना शुरू कर देती है? वहाँ से हटना शुरू कर देती है, कहीं छुपना शुरू कर देती है, दूसरे तीतरों को आवाज़ देना शुरू कर देती है, या वो रोना धोना शुरू कर देती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, वो वहाँ से हटना शुरू कर देती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 132, वो दुश्मनों को क्या दिखाने की कोशिश करती है? वो ज़ख्मी है, उड़ नहीं सकती, वो कमज़ोर है, भाग नहीं सकती, वो दुश्मन को डराने की कोशिश करती है, वो होशियार है और उड़ सकती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, वो ज़ख्मी है, उड़ नहीं सकती। अगला सवाल है सवाल नंबर 133, मादा तीतर दुश्मन को अपने बच्चों से दूर लाकर क्या करती है? वो भागकर बच्चों के पास चली जाती है, अचानक फुर से उड़कर दूर चली जाती है, अचानक नज़रों से गायब हो जाती है, या वो जंगल में गायब हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, अचानक फुर से उड़कर दूर चली जाती है। अगला सवाल सवाल नंबर 134, ज़ख्मी की जमा है, यानी ज़ख्मी की प्लूरल है, ज़ख्मियों, ज़ख्मों, ज़ख्मी या ज़खायमीन। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, ज़ख्मी की है, ज़ख्मियों। अगला सवाल है सवाल नंबर 135, कमज़ोर का मुतज़ाद है, यानी कमज़ोर का उल्टा है, अपोजिट है, नाजुक, मजबूत, पुख्ता या बोसीदा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, कमज़ोर का उल्टा होगा मजबूत। उर्दू पेडागोजी से सवालात किए गए हैं, तो चलिए पहले हम सवाल नंबर 136 को देख लेते हैं। दर्ज झेल में से कौन 8वीं जमात तक ज़रिया तालीम की बाबत हक़ तालीम एक्ट 2009 की सिफारिशात में शामिल हैं? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट टू एजुकेशन 2009 की सिफारिशात में शामिल है? 8th क्लास तक यानी 8वीं जमात तक जो तालीम दी जाती है उसमें राइट टू एजुकेशन 2009 की सिफारिशात में शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 है, जहाँ तक अमली तौर पर मुमकिन हो मादरी ज़बान को 8वीं जमात तक ज़रिया तालीम होना चाहिए। ये बात सही लग रही है। स्कूलों में मादरी ज़बान को ही ज़रिया तालीम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि स्कूल में सिर्फ मादरी ज़बान को ज़रिया तालीम होना चाहिए, इस तरह बच्चे जो है दूसरी ज़बान को नहीं सीख पाएंगे, तो ये गलत लग रहा है। घर की ज़बान को ज़रिया तालीम होना चाहिए। अलग अलग तबके से बच्चे आते हैं, अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, क्योंकि घर की ज़बान अलग अलग होती है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सब की ज़बान को ज़रिया तालीम बनाया जाए, ये भी गलत लग रहा है। रियासत की ज़बान को ज़रिया तालीम होना चाहिए, रियासत की ज़बान को ज़रिया तालीम होना चाहिए, ये बात सही नहीं लग रही है, क्योंकि सिफारिशात में बताया जाता है कि बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम दी जाए जहाँ तक मुमकिन हो। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है कि जहाँ तक अमली तौर पर मुमकिन हो मादरी ज़बान को 8वीं जमात तक ज़रिया तालीम होना चाहिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 137, दस्तूर हिंद में हिंदी ज़बान को कौन सी हैसियत हासिल है? हिंदुस्तान का जो कानून है उसमें हिंदी ज़बान को कौन सी ज़बान की हैसियत हासिल है? माविन सरकारी ज़बान, या सरकारी ज़बान, या गैर मुल्की ज़बान, या हिंदुस्तानी ज़बान। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हिंदुस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी है, इस तरह सरकारी ज़बान भी हिंदी ही होगी। सवाल नंबर 138 है, आमोजिश में ज़बान की मरकज़ियत का मतलब है? लर्निंग में ज़बान को क्यों फोकस किया जाता है, उसका क्या मतलब है? तो दूसरे मज़ामीन की आमोजिश में ज़बान का एक रोल होता है। दूसरे सब्जेक्ट्स को जो हम बच्चे सीखते हैं उसमें उनकी ज़बान का एक रोल होता है। ज़बान की आमोजिश में मज़ामीन के मवाद को मरकज़ियत हासिल होती है। ज़बान और मवाद की आमोजिश अलग अलग होती है। ज़बान और कंटेंट की लर्निंग अलग अलग होती है। किसी मज़मून के मवाद को पढ़ाने वाले को ज़बान की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट के कंटेंट को जब पढ़ाता है कोई टीचर तो उसको लैंग्वेज की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी चाहिए,
क्या ये बात सही है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। दूसरे मज़ामीन की आमोजिश में ज़बान का एक रोल होता है। जब हम कोई सब्जेक्ट सीखते हैं, जब हम कोई दूसरी मज़ामीन सीखते हैं तो ज़बान के ज़रिए ही सीखते हैं, चाहे हम इंग्लिश में सीखें या उर्दू में या हिंदी में, वो भी एक लैंग्वेज होती है। सवाल नंबर 139 है, नज़्म या शायरी की तदरीस के वक्त उस्ताद को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जब कोई उस्ताद नज़्म या शायरी पढ़ा रहा है तो उस्ताद को किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? नज़्म या शायरी से महजूज़ होने और उसकी तहसीन पर, ज़ख़ीरा अल्फाज और लुग़त से रुजू करने पर, क़वायद और उसूलों के इस्तेमाल पर, या तहरीर के फ़रोग़ पर? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। जब कोई उस्ताद नज़्म या शायरी पढ़ा रहा है तो उन्हें नज़्म या शायरी से महजूज़ होने और उसकी तहसीन पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि नज़्म जो है ये इंटरेस्टिंग होता है, इसमें बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 140। इक़्तिबास या मज़मून लिखते वक्त तलबा मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रते हैं। जब स्टूडेंट कोई मज़मून या कोई पैसेज लिखता है तो वो अलग अलग स्टेप से गुज़रता है। वो ख़यालात यकजा करते हैं, मज़मून लिखना है उस पर ख़यालात यकजा करते हैं, क्या थॉट होगी, क्या लिखेंगे, वो यकजा करते हैं। फिर खाका तैयार करते हैं, एक फॉर्मेट बनाते हैं, पहला मुसवदा तैयार करते हैं और उस पुरमगज़ बनाते हैं, और फिर आखिरी मुसवदा तैयार करने के लिए उसको एडिट करते हैं। लिखने के इस तरीक़ाकार को क्या कहते हैं? ये सारा जो मज़मून लिखने का या कोई भी ऐसे लिखने का प्रोसेस हुआ, इसको क्या कहते हैं? लिखने का माहसल तरीक़ा, लिखने का अमली तरीक़ा, या लिखने का तफक्कुरी तरीक़ा, या लिखने का तलबा मरकूज़ तरीक़ा? तो जब स्टूडेंट ऐसे लिख रहा है तो बहुत सारे मराहिल से गुज़रता है, तो इससे हम लिखने का अमली तरीक़ा कहेंगे, प्रोसेस मेथड कहेंगे हम इसे, लिखने का अमली तरीक़ा। अगला सवाल है सवाल नंबर 141। माहिरीन लसानियत के मुताबिक दर्ज झेल में से कौन से बयानात दुरुस्त हैं? ज़बान के माहिरीन के मुताबिक नीचे दिए गए कौन से स्टेटमेंट दुरुस्त हैं? ज़बान का इक्तसाब फितरी और तहत-उश-शऊरी अमल है। ये बात सही है कि ज़बान जो हम बच्चा सीखता है तो फितरी नेचुरल तौर पर सीखता है, सब कॉन्शियस वे में। ज़बान की आमोजिश दानिस्ता और शऊरी अमल है। ये भी बात सही है कि हम अगर कोई अपनी मादरी ज़बान हम ऐसे ही सीख जाते हैं फितरी तौर पे, लेकिन अगर हम कोई सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं तो वो डायरेक्ट और शऊरी अमल है, हमें पूरा फोकस करके सीखना पड़ता है। ज़बान की आमोजिश फितरी और तहत-उश-शऊरी अमल है। इस ज़बान का इक्तसाब दानिस्ता और शऊरी अमल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। ए और बी दोनों दुरुस्त हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों दुरुस्त हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ ऑप्शन सी में दिया हुआ है ज़बान की आमोजिश। आमोजिश लर्निंग को कहते हैं, लेकिन हम ज़बान की आमोजिश की बात नहीं कर रहे हैं, हम ज़बान के इक्तसाब की बात कर रहे हैं, यानी ज़बान के एक्विजिशन की बात कर रहे हैं। सवाल नंबर 142। एक उस्ताद होटल के मेनू कार्ड को बोलने की सरगर्मी के लिए इस्तेमाल करता है। वो 4 तलबा पर मुश्तमिल एक ग्रुप से कहता है कि वो मेनू कार्ड को देखकर तकरीबन 1500 रुपये का खाना मंगवाए। इसका मकसद तलबा को बोलना सिखाना और तरसीली महारत की हिकमत अमली बनाना है। यहाँ होटल के मेनू कार्ड का क्या रोल है? एक टीचर कुछ बच्चों को लेकर गए होटल में और वो मेनू कार्ड को बच्चों को कह रहे हैं मेनू कार्ड देखकर 1500 रुपये का खाना मंगवाए। तो वो बच्चों के अंदर जो है कम्युनिकेशन स्किल पैदा करना चाह रहे हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि होटल के मेनू कार्ड का क्या रोल है इस सब में? तो ज़बान की तदरीस के लिए मवाद, छपा हुआ कागज़, आला हिकमत, या आमोजिश का गैर मुस्तनिद मवाद? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ज़बान की तदरीस के लिए मवाद। मेनू कार्ड को टीचर ज़बान की टीचिंग के लिए एक कंटेंट के तौर पर यूज़ कर रहा है। अगला सवाल है सवाल नंबर 143। उस्ताद तलबा की गुज़श्ता 1 माह की तहरीरी गलतियों को यकजा करता है और तलबा को बगैर बताए हुए ये गलतियाँ किस किस ने की है वो इन पर बहस के लिए एक सेशन मुनक़िद करता है। उस्ताद के इस अमल को क्या कहा जाएगा? बच्चों ने जो राइटिंग में गलतियाँ की हैं उन सारी गलतियों को, पिछले कुछ महीने की गलतियों को टीचर इकट्ठा करता है। ये बताया हुआ कि किस किस ने ये गलती की है वो एक सेशन मुनक़िद करते हैं। तो उस्ताद के इस तरीके को क्या कहेंगे? गलतियों का तज्ज़िया, फीडबैक की फराहमी, तहरीर का तयन कदर, या पूरी क्लास पर मुश्तमिल बहस? नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है फीडबैक की फराहमी। उस्ताद बच्चों को उनकी तहरीर की गलती के मुतालिक फीडबैक फराहम करेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 144। 7वीं जमात की ज़बान की उस्तानी कीर्ति अपने तलबा से दरसी किताब में शामिल नज़्म के ममासिल एक दूसरी नज़्म तलाश करने, फिर उस नज़्म की लफ्ज़ियात और मानी पर गौर करने और आम ज़बान में तामुल के लिए कहती है।
7वीं क्लास की ज़बान की एक टीचर है कीर्ति। वो अपने स्टूडेंट से टेक्स्ट बुक में जो नज़्म है उससे मिलती जुलती दूसरी नज़्म तलाश करने को कहती है। फिर उस नज़्म में जो टर्मिनोलॉजी है, जो लफ्ज़ है, उनके माने पर गौर करने और उसको आम ज़बान में, जो उनकी रोज़मर्रा की ज़बान है, उसमें इंट्रैक्शन करने को कहती हैं, उनमें बात करने को कहती हैं। तलबा फिर अपनी मुतल्लिका ज़बानों में उस नज़्म को एक चार्ट पर लिखकर पूरी क्लास के लिए डिस्प्ले में लगा देते हैं। स्टूडेंट जो अपनी ज़बान है उसमें उस नज़्म को तर्जुमा करके पूरी क्लास के लिए डिस्प्ले कर देते हैं। यहाँ ज़ुबानों की अहमियत को तस्लीम करने के लिए उस्तानी ने कौन सी हिकमत अमली अख्तियार की है? उस्तानी ने ज़बान की अहमियत को एक्सेप्ट करने कौन सी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया है? ऑप्शन 1 है ज़बान के फ़रोग़, या ऑप्शन 2 है बहुत सी ज़बान बोलने की हिकमत अमली, ऑप्शन 3 कसीर लसानियत बतौर हिकमत अमली, या ऑप्शन 4 लिखने का फ़रोग़। नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है कसीर लसानियत बतौर हिकमत अमली। तो अलग अलग बच्चों से उनकी ज़बान को इकट्ठा कर रही है, मल्टीलिंगुअलिज्म स्ट्रेटेजी को अपना रही हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 145, मुस्तामिल ज़ुबान के मुताले को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 समाजी लसानियत, नफ्सियाती लसानियत, तकलीब रस्मुल ख़त, या मुतालियात ज़बान। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है समाजी लसानियत। सवाल नंबर 146, ज़बान की आमोजिश के बारे में कौन सही नहीं है? दिए गए बयानात में कौन ज़बान के मुतालिक या ज़बान के लर्निंग के मुतालिक सही नहीं है? तलबा मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रते हैं। किसी एक ज़बान के तमाम बच्चों के मराहिल यकसा होते हैं, लेकिन शरह नमो मुख्तलिफ होती है। तमाम ज़बानों में ये मराहिल यकसा होते हैं। बच्चों की गलतियों की इस्लाह हमेशा ज़रूरी होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है बच्चों की गलतियों की इस्लाह हमेशा ज़रूरी होती है। यहाँ सवाल ही नेगेटिव पूछा गया है कि कौन सा बयान सही नहीं है। बच्चों की हर गलती की इस्लाह नहीं करनी होती है, क्योंकि गलती करके ही सीखते हैं। सवाल नंबर 147, कवायद की मौसर तदरीस और आमोजिश के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है? ग्रामर की इफ़ेक्टिव टीचिंग और लर्निंग के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है? तलबा को पहले कवायद के उसूलों से मुतारिफ़ कराना और फिर मिसालें देना चाहिए। तलबा को पहले ग्रामर का जो उसूल है, जो स्ट्रक्चर है, उसे बता दिया जाए और फिर उसे मिसाल देकर बताया जाए। तलबा को बहस में ज़्यादा से ज़्यादा कवायद मश्क को नोटिस में लेने, फिर मकसद इस्तेमाल और इंकशाफ उसूल का मौका देना चाहिए। तलबा जब डिस्कशन करें तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामेटिकल प्रैक्टिस कराया जाए। तलबा को दरसी किताब की कवायद की मश्क करनी चाहिए, फिर उसके बाद उस्ताद उनकी वजाहत करे और इस्तेमाल करके बताए। तलबा टेक्स्ट बुक में जो ग्रामर दी गई है उसकी प्रैक्टिस करे, उसके बाद उस्ताद उनकी वजाहत यानी उन्हें एक्सप्लेन करे और इसे इस्तेमाल करके बताए, उसका यूज़ करके बताए। तलबा को कवायद की तदरीस की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने अपने अंदाज में सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, यानी दूसरा ऑप्शन। तलबा को बहस में ज़्यादा से ज़्यादा कवायदी मश्क को नोटिस में लेने, फिर मकसद इस्तेमाल और इंकशाफ उसूल का मौका देना चाहिए। सवाल नंबर 148, ज़बान का मिसाली निसाब मुश्तमिल होता है। ज़बान का इफ़ेक्टिव सिलेबस किस पे मुश्तमिल होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है तदरीस व आमोजिश के मकासद, टीचिंग लर्निंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके कंटेंट, अमल और अंदाज़े कदर पर, प्रोसेस और इवेलुएशन पर। दूसरा है ज़बान की तदरीस के मकासद, तरीक़ेकार और तय्युन कदर पर। ज़बान की टीचिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका क्या मेथड है और इवेलुएशन पर बेस्ड होता है। ज़बान की तदरीस व आमोजिश के इक़दार, अमल और इम्तिहान पर। ज़बान की टीचिंग लर्निंग के क्या वैल्यूज़ हैं, उसका क्या प्रोसेस है और इम्तिहान क्या होता है, कैसा होता है, उस पर मुश्तमिल होता है। स्कूल के नज़रियात, तदरीस व आमोजिश और इम्तिहान पर। स्कूल का क्या नज़रिया है उस तदरीस व आमोजिश और उसका कैसा इम्तिहान है, उस पर बेस्ड होता है। तो ज़बान लैंग्वेज का जो इफ़ेक्टिव सिलेबस है वो किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है तदरीस व आमोजिश के मकासद, मवाद, अमल और अंदाज़ा कदर पर। टीचिंग लर्निंग का कैसा ऑब्जेक्टिव है, कंटेंट क्या है, प्रोसेस और उसका इवेलुएशन क्या है, उस पर एक लैंग्वेज का इफ़ेक्टिव सिलेबस बेस्ड होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 149, अपने तलबा से दो दो के जोड़ों में से किसी एक इक़्तिबास के एक जुमले को बारी बारी पढ़कर सुनाने और दूसरे के पढ़े हुए जुमले को नोट करने के लिए कहता है। फिर तहरीर करदा जुमलों का छुपे हुए इक़्तिबास से तकाबुल करने के लिए कहता है। हिकमत अमली को आप क्या कहेंगे? बाहमी इमला, ग्रुप में किया जाने वाला काम, या जोड़ों में किया जाने वाला काम, या महारतों का इंज़माम? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है बाहमी इमला। अगला सवाल है सवाल नंबर 150, लैंग्वेज 2 का आखिरी सवाल है, पढ़ना क्या है?
حروف اور الفاظ کی صراحت، دیے گئے متن سے معنی اخذ کرنا، جو متن دیا گیا ہے اس سے معنی نکالنا، اس کی کیا میننگ ہے وہ سمجھنا، مشکل الفاظ کے معنی معلوم کرنا، جو الفاظ مشکل ہیں ان کے معنی کو ڈھونڈنا یا پتہ کرنا، آواز اور الفاظ کی مدد سے کام کرنا۔ آپشن نمبر 2 اس کا کریکٹ آنسر ہے، دیے گئے متن سے معنی اخذ کرنا۔ اگر کوئی بچہ پڑھ رہا ہے یعنی مطالعہ کر رہا ہے، ریڈنگ کر رہا ہے، تو جب تک وہ متن کا معنی نہیں سمجھ پائے گا تب تک ریڈنگ جو ہے میننگ فل نہیں ہوگی، یعنی مطالعہ جو ہے معنی خیز نہیں ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سی ٹیٹ پیپر 1 جو 21 دسمبر 2021 کو ہوا تھا، اس کی زبان 2 اردو کے سوال کو آج ہم نے حل کیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نئے کوشچنس کو، نئے سوالات کو سالو کریں گے۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے۔